तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इग्नू की क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली जो है इग्नू की क्लासेस संकल्प के चैनल पर चल रही है। और आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस का है, जो पार्ट 2 यूनिट नंबर 6 को लेकर हम आए हैं, जो है नीति निर्देशक तत्व। तो आज इनकी चर्चा हम करेंगे। पिछली वीडियो में जैसे कि आपने देखा था कि हमने मौलिक अधिकारों के बारे में बात की थी, तो आज जो हम बात करेंगे दोस्तों वो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं जो हमने पढ़ी, उसके बाद मौलिक अधिकारों पर भी हमने चर्चा करी। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, उसी प्रकार जो हमारे देश में नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में, जी हाँ, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, और ये आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और वो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो दिए गए हैं वो संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के साथ साथ संविधान निर्माता यह चाहते थे कि हमारा जो संविधान है वो सामाजिक क्रांति के लिए एक प्रभावी साधन बने, वो समाज का विकास कर सके। व्यक्ति तथा समुदाय की आवश्यकताओं को न्याय संगत, सही और संयुक्त मिला जुला सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए नीति निर्देशक तत्व तो हमारे राज्य के सम्मुख कुछ आदर्श स्थापित करते हैं। हमारे देश में यानी हमारे समाज में हमेशा समानता बनी रहे, सबका विकास बराबरी से हो सके, तो इसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जगह इसमें और नजर डालते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी कुछ बात बताई है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि संविधान सभा में कहा था उन्होंने कि संविधान के भाग 4 को अधिनियमित करके यानी उसको लागू करके संविधान सभा भविष्य के विधानमंडल और कार्यपालिका को यह निर्देश करती है कि वह किस प्रकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि संविधान के जब भाग 4 को लागू किया जा रहा था तो उसमें यह बताया गया था कि विधायिका और कार्यपालिका किस तरह से शक्तियों को लागू करेगी, किस तरह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ये सब भाग 4 में डाला गया है। अर्थात ये वे सिद्धांत है जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों को भाग 4 में जोड़ा गया है। तो ये वो सिद्धांत है जिन पर भारत की भावी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीति निर्धारित होगी, और इन सिद्धांतों से यह तय होगा कि आने वाले समय में भारत आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से किस प्रकार उन्नति करेगा, विकास करेगा। तो ये कथन दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, और आपको इनके बारे में पता होगा कि हमारे संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी यानी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अंबेडकर थे, और इन्होंने ही जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था उसको हमारे संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा था। आगे बढ़ते हैं। तो भारत के संविधान में जिन राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है उस पर डॉक्टर MP शर्मा ने उन्हें 3 वर्गों में विभक्त किया, बांटा है। जैसे गांधीवादी सिद्धांत होते हैं, जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत जो दिए गए हैं वो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है, वह तथा उदारवादी व बौद्धिक सिद्धांत आदि हैं उन पर आधारित है, किंतु विस्तार से उन सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। अब आगे इनके बारे में एक एक करके बताया गया है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकारों से एक व्यक्ति का विकास होता है। व्यक्ति के जीवन का विकास करने में मौलिक अधिकारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी प्रकार से एक राज्य का विकास करने में नीति निर्देशक तत्वों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि अगर मान लो कोई भी राज्य अपने विकास के लिए जिस किसी भी नीति का पालन करेगा उसको हम बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत। कैसे? जैसे आपको पता होगा कि बिहार में शराब बैन है। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं क्योंकि सिंपल है। बिहार में शराब बैन है, दिल्ली में आओगे तो महिलाओं के लिए बसेस फ्री है, बिजली फ्री है। तो कोई भी राज्य किसी भी प्रकार की सुविधा जब अपने राज्य में लागू करता है तो उसको हम बोलते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। और मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो अंतर है वो ये अंतर है कि अगर आपसे कोई आपका मौलिक अधिकार छीनता है तो आप
न्यायालय यानी अदालत जा सकते हो, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत लागू हो चाहे ना हो इसके लिए आप अदालत नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो इनको लागू करे या ना करे। कर्तव्य कह लो, ये राज्य की मर्जी है कि वो इनको लागू करे या फिर ना करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है और मौलिक अधिकारों में अंतर पता लग गया होगा आपको। अब आते हैं सामाजिक कल्याण के निर्देशक सिद्धांत, कि समाज कल्याण के लिए कैसे काम करते हैं। सामाजिक कल्याण से संबंधित निर्देशक तत्व इस प्रकार है। सबसे पहले इन जो नीति निर्देशक तत्व है, इनका काम है कल्याणकारी राज्य समाज की स्थापना करना, एक अच्छे समाज की स्थापना करना जहां सभी का विकास हो। संविधान की तीसरी धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य अपने शासन नीति को इस प्रकार से निश्चित तय करेगा कि समाज में समान सामाजिक कल्याण होगा और सामान्य हितों की रक्षा होगी, सबका भलाई होगी और सबका विकास होगा। इस प्रकार से राज्य अपनी नीतियों को लागू करेगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व का यह अहम पहलू है। आगे, पिछड़ी जातियों का उत्थान। राज्य अपनी नीतियों को इस प्रकार से आगे बढ़ाएगा कि पिछड़ी जातियों का उत्थान यानी कि विकास होगा। नीति निर्देशक सिद्धांत की व्यवस्था राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जाति एससी, जनजाति एसटी, पिछड़ी जाति ओबीसी, अल्पसंख्यक जो भी हैं, उनके उत्थान विकास के लिए की गई है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत की व्यवस्था की गई है वो इसलिए की गई है कि हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, उनका विकास हो सके, वो भी जीवन में आगे बढ़ सके। संविधान की धारा 46 में कहा गया है कि राज्य पिछड़ी हुई जातियों के आर्थिक, शैक्षणिक, शिक्षा के तौर पे हितों को विशेष ध्यान देगा और उन्हें शोषण से बचाने के लिए प्रयास करेगा कि कोई किसी का शोषण भी ना करे और हर तरीके से सभी का विकास हो सके। अगला, जीवन स्तर को उठाने का प्रयास। हमारे संविधान की 46वीं धारा में यह स्पष्ट कहा गया है, बताया गया है कि साधारण जनता के स्तर को उठाना ही, कि जनता के स्तर को ऊपर लेकर आना ही राज्य का प्रमुख कर्तव्य है, ताकि सबका जीवन बेहतर हो सके और सभी अपने जीवन में विकास कर सके। आगे, मद्य निषेध की व्यवस्था। जो ये मदिरा वगैरह, शराब वगैरह जो होती है, नशे की चीजें जो होती है, इनको राज्य हो सके तो जितना हो सके इनको बैन करेगा। लेकिन आजकल क्या होता है कि टैक्सेस वगैरह काफी ज्यादा मिलते हैं इन चीजों पे, तो सरकार उल्टा इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन जबकि अगर सरकार चाहे तो सरकार इनको बंद कर सकती है। ठीक है, हमारे संविधान के द्वारा राज्यों को यह भी अधिकार दिया गया है कि राज्य मद्यपान, जो भी नशीले पदार्थ है उनको निषेध कर दे, उनको मना कर दे। इसके अलावा ऐसे विषैले पदार्थों को, ऐसे जहरीले पदार्थों को भी निषेध बंद कर दें जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है। ये पावर होती है किसके पास? राज्य के पास। जैसे बिहार ने शराब बैन कर रखी है। फिर है, स्त्रियों का जीवन स्तर को उठाने का प्रयास भी करेगा राज्य। तो समान कार्य के लिए स्त्रियों को समान वेतन मिले, उसकी देने की व्यवस्था की गई है। हमारे संविधान की 39वीं और 47वीं धारा में ये सब किया गया है कि महिलाओं को समान वेतन मिलेगा, समान सम्मान मिलेगा। ठीक है, राज्य को प्रसूति काल में ये अलग अलग है। तो राज्य को प्रसूति काल मतलब क्या होता है? जब महिला गर्भवती होती है तो उस समय में भी महिलाओं की सहायता देने का निर्देश दिया गया, उन्हें अवकाश छुट्टी भी दी जाती है एक लंबे समय के लिए। ठीक है, तो उसमें जितना हो सके महिलाओं की सहायता की जाएगी सरकार की ओर से, और प्लस उनको छुट्टी वगैरह भी जो है मिलेगी। आगे आते हैं, बालकों को शोषण से मुक्त करना। हमारे राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि बालकों को शोषण से मुक्त कराया जाएगा, यानी 18 साल से कम जो उम्र का बच्चा है उसको काम पे नहीं रखा जाएगा। ये सब, इसमें सजा का भी प्रावधान है। तो बालकों के शोषण को रोकने के लिए राज्य को अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए, अपनी नीतियां बनानी चाहिए। इस नीति को निर्धारण की व्यवस्था करने का अधिकार संविधान ने राज्य को अपनी 39वीं धारा में दिया है। यानी संविधान की 39वीं धारा में व्यवस्था की गई है कि राज्य अपनी नीतियों को इस प्रकार से लागू करेगा कि किसी भी बालक का, बच्चे का शोषण ना हो सके। अब अगर बात करें आर्थिक कल्याण के सिद्धांतों की, तो आर्थिक कल्याण के सिद्धांतों के लिए कुछ नीतियां निर्देशक तत्वों को बताती है जो इस प्रकार है। कुछ आर्थिक विकास की नीतियां भी हैं। पहला, कि बेरोजगारी तथा वृद्धावस्था में सहायता करना, कि सरकार की यह भी नीति होनी चाहिए कि जब बेरोजगारी हो, किसी के पास काम ना हो या बुढ़ापे की अवस्था हो, तो उसमें सरकार लोगों की पूर्ण रूप से सहायता कर सके। नागरिकों को बेरोजगारी की दशा में सहायता पहुंचाने का कार्य करने का अधिकार जो होता है वो राज्य को संविधान की धारा 41 के अंतर्गत दिया गया है। साथ ही साथ राज्य को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह वृद्धों, बूढ़ों, अपाहिजों और असहाय जो विकलांग लोग हैं उनकी सहायता करें। नागरिकों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं प्राप्त करने का भी राज्य को भरसक प्रयास करना चाहिए कि हर तरीके से लोगों को सुविधाएं लगातार मिलती रहे दोस्तों। फिर है,
जीविकोपार्जन तथा व्यवसाय की सुविधा। हमारे समाज में लोगों को सही वेतन मिले, ठीक है, उनको जीवन की जो मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी हो सके, चाहे वो घर है, चाहे कपड़ा है, चाहे रोटी है, तो ये जीवन की जो सुविधाएं हैं वो उनको बेसिक चीजें मिलती रहें। तो कैसे कि हमारे संविधान की धारा 43 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि श्रमिकों मजदूरों को उनकी इच्छा अनुसार काम मिले, कि जो मजदूर जैसा काम चाहता है उसको वो काम मिले, तथा उचित सही वेतन सैलरी भी मिले, अवकाश छुट्टी भी मिले, उसकी सुविधा मिल सके, ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो ये पहलू किसके? नीति निर्देशक तत्वों के पहलू हैं। अभी एक हमने सामाजिक पढ़े, अब हम आर्थिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। संपत्ति का समान वितरण। आपको पता होगा कि सरकार कई तरह की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाती है, तो क्या सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वो सबको समान रूप से बांटे? जी हाँ, सरकार क्या करती है, जब संपत्ति का विभाजन करती है, यानी कि कोई भी सुविधाएं बांटती है, तो सरकार सबको एक साथ लेकर चलती है। यदि समाज किसी एक वर्ग के बारे में सोचेगी तो विकास असंभव हो जाएगा। इसीलिए सरकार दोनों पहलुओं को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको एक साथ लेकर चलती है, ताकि सुविधाएं जो है सबको बराबरी रूप से मिल सकें। तो राज्य को नागरिकों की स्थिति सुधारने का प्रयास करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। ये संविधान ने प्रावधान किया है कि नागरिकों की स्थिति सुधारने का काम सिर्फ राज्य का होता है, हर राज्य की सरकार का कर्तव्य है। समाज में संपत्ति के समान वितरण का भी राज्य को ध्यान रखना चाहिए, यानी जब संपत्ति का विभाजन होगा, कुछ सुविधाएं बांटी जाएंगी, तो सबको साथ लेकर चला जाएगा। राज्य का प्रमुख जो कर्तव्य है वो है आर्थिक विषमता, आर्थिक अंतर को दूर करना होना चाहिए। ये नहीं कि सरकार सिर्फ एक वर्ग को सुविधा दे रही है, या सरकार की किसी नीति से केवल एक वर्ग का जो है विकास हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा है। तो सरकार को सबको बराबर से लेकर चलना पड़ेगा, ताकि कोई आर्थिक भेदभाव ना हो। राज्य को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि संपत्ति के साथ साथ उत्पादन के साधन भी किसी एक स्थान पे एकत्र ना हो, कि एक ही वर्ग को एक तरफा ना चीजें मिल जाएं, सभी को मिले। फिर है श्रम का सदुपयोग, यानी किसी की मेहनत का सही उपयोग हो। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य में जो शासन व्यवस्था है, राज्य को अपने शासन का संचालन इस प्रकार करना चाहिए, राज्य अपनी नीतियों को, अपने शासन को बेसिकली इस तरीके से चलाएगा ताकि श्रमजीवियों को, मजदूरों की शक्ति का सही उपयोग हो, सबको सही वेतन मिले, और सबको बेसिकली क्या हो, सही से फायदा मिल सके। आगे आते हैं, कृषि में सुधार करना। अच्छा, राज्य सरकारों का यह भी बहुत बड़ा कर्तव्य है कि अपने राज्य में कृषि को जो है सपोर्ट करना है, कृषि को आगे बढ़ाना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी लेके आए, चाहे सिंचाई के नए तरीके लेके आए, चाहे नई नई वैज्ञानिक विधियां लेकर आए, राज्य कैसी भी नीतियां ला सकता है, बस राज्य का कर्तव्य है कृषि में सुधार करना। यह भी राज्य का एक अहम कर्तव्य है। तो हमारे संविधान की धारा 48 में, यानी कि 48 में यह व्यवस्था की गई है कि कृषि तथा पशुपालन आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए, मशीनों के द्वारा होना चाहिए, लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, पशुओं का वध रोका जाए, पशुओं की हत्याएं रोकी जाए, तथा उनकी नस्ल में सुधार भी होना चाहिए। राज्य को कुटीर, जो छोटे मोटे उद्योग हैं, उनकी उन्नति के लिए भी प्रयास करना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास अच्छे प्रकार से हो सके। तो होपफुली मैं समझ सकता हूं कि आपको जहां तक है सामाजिक और आर्थिक पहलू काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं जरा आगे की तरफ, आगे के पहलुओं पे नजर डालते हैं। अब आते हैं सांस्कृतिक विकास के निर्देशक तत्व। सांस्कृतिक विकास की अगर बात की जाए तो कुछ निर्देशक तत्व जो दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं कि हर किसी की संस्कृति का विकास हो, ठीक है, समाज के सभी वर्ग आगे बढ़ सके। पहला, दलित वर्गों के लिए शिक्षा का प्रयास, कि जो शोषित लोग हैं, जिनका समाज में शोषण हुआ है, तो उनको शिक्षा मिल सके, बराबर रूप से वो आगे बढ़ सके। ये काम भी सरकारों का होता है। भारतीय संविधान की धारा 46 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्य को दलित वर्ग तथा अनुसूचित जातियों, एससी जो है, उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि समान रूप से समानता आए, ना कि भेदभाव। ठीक है, भेदभाव को बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं, और हर राज्य जो नीतियां लागू करेगा वो इस प्रकार से करेगा कि जिसमें सबका एक साथ विकास हो सके। फिर आता है प्रारंभिक शिक्षा का प्रयास, कि जो शुरुआती बेसिक एजुकेशन है, ठीक है ना, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सबको मिल सके। राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा, हर राज्य इस बात की कोशिश करेगा कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर, 10 सालों के अंदर वह 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क कर दे। यानी 10 वर्ष के अंदर या 14 वर्ष तक की आयु तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो छोटे बच्चे हैं 14 साल तक के, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। तो राज्य इस बात का पूरा ध्यान रखेगा, ये भी व्यवस्था की गई।
आगे आता है ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा। हमारे संविधान की धारा 49 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्य को ऐतिहासिक इमारतें जो हैं और कलात्मक वस्तुएं जो हमारे देश के कल्चर को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं, कुछ इमारतें जो इतिहास की देन है, तो उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनके रखरखाव का ध्यान रखना चाहिए। चाहे जैसे कि वो यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, तो ये सारी जो इमारतें हैं, ठीक है, ये हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि राज्य इन इमारतों की क्या करेगा, राज्य इन इमारतों की रक्षा करेगा और इनके रखरखाव का भी ख्याल रखेगा, क्योंकि यही हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इनको बचाना हमारा सबका कर्तव्य है। और आपने देखा होगा आजकल लोग क्या करते हैं कि वो ऐसी धरोहरों पे जाकर वहां पर कुछ लिख के आ जाते हैं या गंदगी मचा कर आ जाते हैं, जो कि हमारे देश के लिए काफी अपमान की बात है। क्योंकि हम किसी भी जगह जाते हैं तो अपने देश को हमेशा सपोर्ट करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी जगह पे केवल हम ही आते हैं या इन ऐतिहासिक जगहों पे केवल इंडियन या भारतीय लोग ही जाते हैं, बाहर से लोग भी हमारी संस्कृति को देखने आते हैं। और जब ऐसी जगह पे गंदगी देखते हैं या इन इमारतों में कुछ इस तरीके के वाकया देखते हैं जहां पर लोगों ने बहुत ज्यादा जो है गंदगी की हुई होती है या कुछ भी लिख देते हैं लोग अनाप शनाप, तो उस सब चीजों से हमें बचना चाहिए। क्योंकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर से, क्योंकि वो लोग जब इंडिया में आते हैं बाहर के लोग, तो वो यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेकर जाए। वो इंडिया को जब किसी और जगह रिप्रेजेंट करे तो अच्छे तरीके से करे कि हाँ, भारत में उनको बहुत अच्छी तरीके से कल्चर देखने को मिला और हमने काफी अच्छे तरीके से अपने इतिहास को संजो कर रखा, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी रक्षा करना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं शासन संबंधी सुधार तत्व। अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने शासन में सुधार करना भी राज्य का कर्तव्य है। उसके लिए राज्य क्या करता है, ग्राम पंचायतों की स्थापना करता है। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पंचायतें बहुत एक्टिव है। तो भारत में प्राचीन शासन को ध्यान में रखते हुए राज्य का कर्तव्य होगा कि गांव में पंचायत का गठन करें। राज्य ग्राम पंचायतों को ऐसे अधिकार देने का भी प्रयत्न करेगा कि वह स्वशासन संस्था की भांति कार्य कर सके। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित है। स्वशासन का मतलब होता है स्थानीय शासन, जहां पे स्थान में रहने वाले लोग अपनी समस्याओं का खुद निपटारा कर ले, तो उसे स्थानीय शासन कहा जाता है। और ये इस काम में पंचायतें बखूबी जो है अपने ईमानदारी से काम करती हैं। गांव क्षेत्र में क्या होता है कि जो भी परेशानियां होती है वहां की पंचायतें बहुत एक्टिव होती है और वो उस काम को काफी अच्छे से सुलझा लेती है। और जिसका एग्जाम्पल हमने यहाँ भी आपको दिखाया कि एक पंचायत है, किस प्रकार से लोग सामूहिक रूप से बैठ के अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं जरा। अंतरराष्ट्रीय आदेशों से संबंधित निर्देशक तत्व भी है। जो अंतरराष्ट्रीय समझौते वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं लागू होते हैं। तो भारत को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनी रहे और विभिन्न राष्ट्रों देशों के झगड़ों का पंच निर्णय द्वारा समझौता होता रहे। भारत की नीति गुटनिरपेक्षता की नीति है। हमने अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति का हमेशा समर्थन किया है। हम साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का घोर निंदा करते हैं, उसके बिल्कुल विरोध में है। यानी हम बढ़ावा देते हैं विकास पर, ठीक है ना, आगे बढ़ने पर। और भारत इसमें कहीं ना कहीं बहुत आगे धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, बहुत आगे आ भी चुका है। हम अब कहीं ना कहीं महाशक्तियों को भी टक्कर दे रहे हैं। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और यही हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं और जिनका जो कि राज्य का कर्तव्य है कि राज्य इन नीतियों को अच्छे तरीके से लागू करे। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है। यह तत्व वह आदर्श वह अच्छी बातें हैं। इन आदेशों को वैधानिक शक्ति नहीं दी जा सकती। इनके पास कानूनी शक्ति नहीं है। मतलब ये कि इनको कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता कि ये कंपलसरी है, ये मर्जी है, राज्य की इच्छा है। इन तत्वों का उद्देश्य केवल नागरिकों के व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा अधिक व्यापक है। ऐसा नहीं है कि एक एक व्यक्ति को साथ लेकर चलती है। मतलब कि ये जो नीति निर्देशक तत्व संविधान में दोस्तों लागू किए गए हैं, इनका कार्य है वो बहुत ज्यादा व्यापक है, ये बड़े लेवल पर है। ये सभी समाज को, सभी लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीति निर्देशक जो तत्व है, इनके महत्व के विषय में विचारने सोचने वाली बात यह भी है कि वह कभी भी असंगत, गलत और असामाजिक नहीं होंगे। ये समाज की दायरे में काम करेंगे और सबके लिए सही रूप से काम करेंगे। राज्य इन आदर्शों की सहायता से यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है, वैसे तो मैंने पहले बता ही दिया है, लेकिन फिर भी देख लो कि मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों को परस्पर आपस में संबंधित एवं एक दूसरे का पूरक कहकर संबोधित किया जाता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किंतु इनमें कुछ अंतर विश्वस्त यानी साफ रूप से झलकते हैं, देखने को मिलते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। दोनों ही में न्याय योग्यता का अंतर है। अर्थात भारतीय संविधान में दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं वो न्याय योग्य। अगर आपसे कोई आपके अधिकारों को छीनता है तो आप न्यायालय जा सकते हो,
जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत है वो न्याय योग्य नहीं है। अगर वो राज्य लागू करे या ना करे तो आप उसके लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। सकारात्मक एवं निषेधात्मक संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत राज्य के लिए कुछ सकारात्मक है, मतलब ये कि पॉजिटिव भी है, और देखा जाए तो इनको रोका भी जा सकता है। अगर ये लागू करा जाए तो करे जाएंगे, और ना करना चाहे तो ना करे सरकार, तथा राज्य से आशा की जाती है कि वह उनके अनुसार इन निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार काम करेगा। किंतु मौलिक अधिकार निषेधात्मक भी है, अगर मौलिक अधिकार चाहे तो छीने भी जा सकते हैं, ठीक है ना, उनको रोका भी जा सकता है, जिनके अनुसार राज्य को कुछ कार्य ना करने के लिए भी आदेश दिया जा सकते हैं कि राज्य अगर चाहे तो मौलिक अधिकारों पे कोई काम ना भी करे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक खत्म हो चुका है और इतना, और उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो ये लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और हो सके तो वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना वीडियो को आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मैं भी मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो जो है लेकर आता रहूंगा, ठीक है। और सोशल मीडिया हैंडल्स आपके सामने ही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अलविदा।